नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मापन, गति और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड 3 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आगे हैं सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए, जो कि यांत्रिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के टोटल चैप्टर को केवल नॉन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे तो केवल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस तरह हमारा फिजिक्स कमांड में आ जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला। और अनवीकरणीय से पहले हम लोग नवीकरणीय को समझ लेते हैं। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है दोस्तों, ये नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी होती है जिसे हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं। ये ना खत्म होगी और ये सब हमेशा नेचर के द्वारा रीन्यू होते रहती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब है ऐसा ऊर्जा जो लिमिटेड स्रोत में है हमारे पास, वो सारा अनवीकरणीय कहलाएगी। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और ये सब कब बनती है? ये सब लाखों करोड़ों सालों के बाद जब प्राकृतिक आपदा आती है, ज्वालामुखी फटती है, उस टाइम जाके फिर बहुत सारे पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले जाते हैं और फिर लाखों हजारों सालों के बाद वो कोयला में तब्दील होती है और फिर वो हमारे पास आती है। इसका मतलब है कि दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? लिमिटेड चीज़ है और लिमिटेड चीज़ खत्म होने वाली है, इसीलिए हम लोग इसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। वहीं पवन, सूर्य, जल, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी बोलेंगे, ये सबको नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। नवीकरणीय मतलब ये लोग नवीनीकरण ये सब का होते रहता है, ये सब लिमिटेड स्टॉक में नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का हो जाएगा आंसर कोयला। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो कार्य होती है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। और यदि बात करें कार्य करने की क्षमता, यदि पूछा जाए आपसे, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों में दोस्तों ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहती है, आप अच्छे से समझ लीजिए। जो कार्य करने की कैपेसिटी हमारे पास है, क्षमता, उसे हम लोग ऊर्जा कहेंगे। और कार्य करने की दर को, दर का मतलब होता है दोस्तों विथ इन टाइम। यदि हम टाइम के अंदर किसी काम को करने की क्षमता रखते हैं तो हम लोग के पास शक्ति आ जाती है। तो वही होती है कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला होता है F(s) cos थीटा। कहने का मतलब दोस्तों F मीन्स फोर्स और ये हो गया विस्थापन और ये cos थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। यदि हम इस तरफ फोर्स लगाते हैं और इस तरफ यदि कोई वस्तु विस्थापन करती है तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। ये तीनों चीज़ कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों कार्य बल पर निर्भर करता है क्योंकि फॉर्मूला में F है। कार्य विस्थापन पर भी निर्भर करेगा क्योंकि फॉर्मूला में S है। F और S के बीच के एंगल को भी, इसके बीच के कोण पर भी कार्य निर्भर करेगा क्योंकि हमारे पास कोण भी है। तो हमारे फॉर्मूला में ऐसा कौन चीज़ है जो एब्सेंट है? संवेग। यानी कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? संवेग पर निर्भर नहीं करेगा और बल विस्थापन या फिर Fs के बीच के बने कोण पर निर्भर करती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई दोस्तों किलोवाट घंटा होती है। व्यावसायिक इकाई कहने का मतलब व्यवसाय करने के उद्योग से। मान लीजिए हमारे पास जो मीटर लगी होती है दोस्तों, बिजली की जो मीटर होती है उसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो यूनिट को हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। यदि 2 यूनिट आया, इसका मतलब है कि 2 किलोवाट घंटा, मतलब 2 किलोवाट है ना, वो हम 1 घंटा में यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, जो मीटर की रीडिंग के लिए जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला है दोस्तों, बादलों की गति और दिशा मापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त कर ले, नेफोस्कोप जो होती है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बादलों की गति मापने के लिए और दिशा मापने के लिए नेफोस्कोप का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो पहले विद्युत मोटर की बात कर लें। ये हमारे पास एक मोटर लगा हुआ है और इस मोटर में इधर से हम करंट दे रहे हैं। करंट देने के बाद क्या करेगा? ये रोटेट करेगा और इसमें यदि हम पंखा लगा देंगे तो ये क्या करेगा? पंखा को भी घुमाएगा और मेरा पंखा चलने लगेगा। तो यहाँ पर सोचने की बात है, ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है? ये लेता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट लेता है। यानी विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होगी? तो जो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं वो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा बना के हवा के रूप में बाहर निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। यानी विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को, इधर से जो हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, इस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो यही है, विद्युत मोटर क्या कर देगी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलती गाड़ी में बैठा आदमी
की ऊर्जा होगी जब कोई गाड़ी यदि है और वो गाड़ी यदि चल रही होती है, इस तरफ मान के चलेंगे गाड़ी है और गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और इस तरफ गाड़ी मूवमेंट कर रही है, एक पैसेंजर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसकी बात कर लें तो वही कहता है चलती गाड़ी में बैठा आदमी, मतलब चलती गाड़ी में जो ये आदमी बैठा हुआ है ये भी गाड़ी के साथ साथ इधर ही जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी। तो दोस्तों जब कोई चलती गाड़ी में आदमी बैठा होता है तो उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं हो जाती है। कहने का मतलब इसमें गतिज भी रहेगी और स्थितिज भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि जो गाड़ी होती है इसके साथ गाड़ी जब जा रही है तो गाड़ी में एक गतिज ऊर्जा है, तो जब गाड़ी में गतिज ऊर्जा है तो इस आदमी में भी गतिज ऊर्जा होगा क्योंकि ये भी इस तरफ जा रही है। सेकंड बात ये नोटिस करना है दोस्तों, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमेशा ऊंचाई पे काम करती है। तो ये है कि ज़मीन से कुछ ऊंचा पे आदमी बैठा हुआ है और इसके बीच जब थोड़ी सी हाइट जरूर है और जब हाइट है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो इस तरह देखा जाए तो इस आदमी में स्थितिज ऊर्जा भी है क्योंकि ये कुछ हाइट पे है और गतिज ऊर्जा भी है क्योंकि ये गति कर रहा है। इस तरह दोस्तों यदि हम एरोप्लेन की बात कर लें तो एरोप्लेन में भी जो ऊर्जा, एरोप्लेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उसके अंदर भी दोस्तों गतिज ऊर्जा भी रहती है और स्थितिज ऊर्जा भी रहती है। गतिज ऊर्जा इसीलिए क्योंकि प्लेन के साथ वो गति करता है, स्थितिज ऊर्जा इसीलिए रहती है क्योंकि वो जमीन से कुछ ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गतिज और स्थितिज दोनों। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का परिभ्रमण काल, पृथ्वी का परिभ्रमण गति कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है वो 28 होता है। पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है, मतलब 28 किलोमीटर जाने में वो 1 मिनट लगाती है। दोस्तों परिभ्रमण गति कहने का क्या मतलब होता है, तो परिभ्रमण गति कहने का मतलब होता है जैसे ये मेरा अर्थ है ना, तो ये अर्थ अपने ही अक्ष पर कितनी देर में रोटेट करेगी और कितने टाइम में रोटेट करेगी। एक तो ये सन है हमारा और ये सन के चारों ओर घूमेगी, तो अर्थ जो सन के चारों ओर घूमेगी इसको बोला जाता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्योंकि ये इस सन का परिक्रमा करता है, ये इस सन का क्या होगा, परिक्रमा करेगा। लेकिन जो ये अपने अक्ष पर जो घूमते रहती है इसको बोला जाता है परिभ्रमण कर रही है। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस आया है कि पृथ्वी का परिभ्रमण गति कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है वो कितना होता है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है। तो प्रक्षेपण कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकें और वो हवा में उड़ रहा है तो ज़रूर है कि वो ऐसे करके उड़ेगा। तो दोस्तों ये जो होती है ये परवलयकार की होती है, मतलब ये परवलयकार का आकार बना के फिर ये ज़मीन पे गिरेगा जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे। तो प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है, परवलयकार का होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूल निम्न में किसकी इकाई है। तो जो जूल होती है दोस्तों वो ऊर्जा की इकाई होती है। बल का इकाई क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। दबाव का इकाई क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। और यदि तापमान की इकाई की बात करें तो तापमान का केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा, जूल हो जाता है। और इसके साथ साथ कार्य का भी ऐसा मात्रक आपसे पूछे इकाई तो कार्य का भी जूल होता है। यदि उष्मा के बारे में पूछे तो उष्मा का भी जूल होता है। यदि ऊर्जा के बारे में पूछे तो ऊर्जा का भी जूल होता है। तो दोस्तों कार्य हो या उष्मा हो या ऊर्जा हो, ये तीनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। आज का अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया है। तो दोस्तों ये जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया है, तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है। इसी को बोला जाता है दोस्तों E बराबर mc²। आइंस्टीन का नाम लेते ही ये फॉर्मूला जरूर सबके मन में आ जाता है। तो ये E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने दिए है, आइंस्टीन ने दिए है और इसी को बोला जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आज का अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा कोई हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, अभी हम लोग बात किए थे इस पे। और 1 यूनिट में कितनी जूल होती है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। ये टोटल 1 किलोवाट घंटा की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों इसको यदि हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा तो 1 किलोवाट घंटा। दोस्तों 1 किलो का मतलब 1000 हो गया और वाट का मतलब वाट, और घंटा में यदि सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड होता है। इस तरह हम लोग देख लें कि 3600 को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाती है 3.6 × 10⁻6 और ये हो जाएगी क्या चीज़, जूल। इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि इफ़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा वीडियोस कैसा लगता है, ये वीडियोस आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है, प्लीज़ आप इस बात को कमेंट जरूर कीजिएगा।
क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और यही मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली सेशन की वीडियो को बनाने के लिए। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर की बात किया जाए तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। हॉर्स पावर दोस्तों, हॉर्स पावर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में करते ही करते हैं। तो एचपी के नाम से आप तो अवगत होंगे ही। तो यही एचपी है दोस्तों, हॉर्स पावर 746 वाट को हम लोग एक एचपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो दोस्तों जब 1/2 mv² होता है तो वेग को यदि दुगुना कर दे यानी v को दुगुना कर दे तो वेग का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर कर देना होता है। तो वेग को यदि हम 2 गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mg/h होता है। यही 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। mg कहने का मतलब ये भार का फॉर्मूला है और p²/2m ये तो गतिज ऊर्जा का रिलेशन है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाता है mgh, जहाँ पे ये इसका वेट हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब हाइट हो जाती है। जिस चीज़ में हाइट होगा दोस्तों उसी चीज़ में स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा का ये नहीं मतलब कि वो ज़मीन पे बैठा हुआ है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि वो कुछ हाइट पर इस पोजीशन में रखा हुआ है कि उस पोजीशन से हटाने पे वो गति में चेंज हो जाए, तभी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करेगा। जैसे कि मान लेंगे कि कोई तीर है और इस तरह फंसा हुआ है, अब ये तीर चलने ही वाली है। तो दोस्तों जब ये तीर लगा हुआ है और चलने वाली है और ये तनी हुई है इसका धागा, तो इस तरह से हम देख लें तो इसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी। अक्सर क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि यदि इस तीर में पूछा जाए कि कौन सी ऊर्जा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ हाइट पे तो है ही और ये चलने के कगार पे है। यदि इसको छोड़ दिया जाए तो ये निकल के गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इस चीज़ में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। जैसे किसी ऊंचाई पर हम यदि पानी को संचित कर लेते हैं और पानी को हम लोग यूज़ करने के लिए किसी ऊंचाई पर रख लेंगे और जब इस बांध को हटा देंगे तो पानी क्या होगी, नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें भी स्थितिज ऊर्जा थी जो बाद में गति में बदल गई। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों अगला क्वेश्चन से दोस्तों, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो सर आप ही बतला दीजिए। विद्युत जो बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब वो कुछ इस टाइप का होता है और इसमें हम लोग क्या देते हैं और क्या बन के निकलता है। मान लेंगे ये हमारा विद्युत बल्ब है और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करंट देते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश देता है चारों तरफ और प्रकाश के साथ साथ थोड़ी बहुत गर्मी भी देती है। तो आप ही बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो विद्युत बल्ब होती है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करती है, बदल देती है। ये हमारा एक मशीन है जो इसमें जितना भी करंट देंगे इन सारे करंट को ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा और थोड़ा बहुत ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? विद्युत बल्ब के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्वात में लोहा, पत्थर और रुई को गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा? कल भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे कोई हवा नहीं है, जहाँ पे शून्य है, कोई हवा नहीं है और जब हवा है ही नहीं वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को गिराएंगे, लोहा हो, पत्थर हो या फिर जो रुई हो, तीनों को यदि हम साथ में गिराएंगे ना तो ज़मीन पे भी तीनों साथ में ही गिरेगा, सरफेस पे भी तीनों क्या होगा, साथ में गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों एक साथ गिरेगा। यही हवा की बात किया जाए तो पत्थर पहले गिरेगा, लोहा पहले गिरेगा, सॉरी, क्योंकि लोहा में ज़्यादा वजन होता है, फिर पत्थर, फिर रुई आराम से आएगा। लेकिन यदि निर्वात की बात किया जाए तो निर्वात में तीनों एक साथ में गिरेगा, क्योंकि नीचे कोई अट्रैक्शन होता नहीं है तो सब आराम से गिरेगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, शक्ति का सूत्र क्या होता है? अभी हम पहले क्वेश्चंस में चर्चा किए थे, जो शक्ति होती है वो कार्य करने की दर होती है और दर का मतलब होता है कि कितने समय में कार्य किया गया है। तो यही है दोस्तों, यदि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं तो कार्य कितने समय में हुआ, कार्य बट्टा समय, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा शक्ति का। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टा समय, W/T, वर्क बाय टाइम। आज का अगला क्वेश्चन है,
तो आज का दोस्तों 20वां क्वेश्चन से पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग का मान होता है। पलायन का मतलब हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि जब कोई पृथ्वी के पास पृथ्वी का ऐसा स्पीड जिस स्पीड से यदि पृथ्वी पर से किसी चीज़ को छोड़ा जाए तो वो अपने ग्रेविटेशनल एरिया को बाहर चला जाए और यहाँ से फिर लौट के वापस कभी ना आए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, यदि प्रक्षेपक को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना हो जाएगा। तो दोस्तों प्रक्षेप कहने का मतलब ये है किसी पत्थर को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो दोस्तों यदि उसके प्रक्षेप को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना ऊपर फेंकेंगे तो उसका अधिकतम परास कितना हो जाएगा दोस्तों। तो अधिकतम परास उसका 4 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, लेंस का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है। लेंस का जो नियम है वो किसके संरक्षण पे कार्य करता है। ऐसे तो हम लोग ऊर्जा मार ही देंगे कि ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है। समझते हैं हम इस लेंस के बारे में। तो दोस्तों लेंस कहने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत बल उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। यदि इसका इधर S है, इधर N है और यहाँ पे कॉइल बना हुआ है एक, मान लेंगे ये एक मेरा कॉइल है, तो ये कॉइल क्या करेगा, जब हम इस चुंबक को इधर ले जाएंगे ना तो ये यहाँ पे N बना लेगा और N का मतलब क्या होगा, N में रिपल्सन होता है, ये इसको पीछे धकेलेगा। लेकिन यही जब इस चुंबक को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये यहाँ पे S बना लेता है और S पोल बनाने के कारण क्या होता है, N और S में अट्रैक्शन होता है। मीन्स दोस्तों जब कॉइल के पास चुंबक को ले जाएंगे तो ये पीछे ढकेलेगा और जब इसको दूर कर देंगे चुंबक को तो ये क्या करेगा, कॉइल अपने तरफ खींचेगा। तो यही लेंस का नियम है कि ये उसी का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। चुंबक के कारण ही ये जनरेट होता है इसमें और चुंबक के दूर जाने से ये खींचता है और पास आने से ये ढकेलता है। तो ये लेंस का नियम है। तो दोस्तों ये किस पे काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो दोस्तों जब चंद्रमा पर बम विस्फोट होगी तो पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई अपना कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे कोई हवा नहीं है और जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ पे ध्वनि का प्रवाह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जहाँ पे हवा है वहीं पर हम सुन पाएंगे। यदि हम 2 लोग भी चंद्रमा पर चले जाएँ और आमने सामने बैठ के बात करना चाहे तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में हवा है ही नहीं, तो फिर बात का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा कण के द्वारा। तो चंद्रमा पर विस्फोट होगी तो धरती पे नहीं सुनाई देगी। आज का अगला क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की बात किया जाए तो कौन बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। हम सोच सकते हैं यदि जो मेरे पास जो बैटरी होती है, इस बैटरी में हम क्या करते हैं, अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद बाहर में क्या होता है, करंट निकलता है। हम यदि यहाँ पे पिन लगा के बल्ब चलाएं तो बल्ब क्या होती है, जल जाती है। मतलब अंदर में जो रिएक्शन होता है इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। मतलब जो अंदर में रासायनिक ऊर्जा होती है वो बैटरी के थ्रू कहाँ बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तभी तो विद्युत आता है बाहर और करंट जनरेट करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बैटरी बदलता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और संवेग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गहरा संबंध है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा p²/2m, जहाँ पे p का मतलब होता है संवेग और m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा p²/2m। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो में हम केवल नॉन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम थ्योरी आपको पहले बतलाएंगे फिर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तब तक के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।